हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिएगा हम नेक्स्ट वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कल हमने पढ़ा था साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारा आधा पार्ट हुआ था, आधा पार्ट आज हम डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, हल्का सा रिवाइज करेंगे जो हमने कल डिस्कस किया था। तो हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे। मैंने पढ़ाया सबसे पहले कि जो भारत का संविधान है ना, वो क्या है, सबसे लंबा है, ठीक है। लंबा और लिखित संविधान है, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। हल्का से रिवाइज कराऊंगी, बस आप देख लेना इसको, ठीक है। लिखित संविधान था, ये बताया मैंने। उसके पीछे रीजंस क्या थे बड़ा होने के, उसका मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये जो है ना हमारा भारत का संविधान में एक फीचर्स दिया हुआ है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ाया था मैंने आपको। एंड नेक्स्ट पढ़ाया था कि जो हमारे यहाँ पर दो सिस्टम है, फेडरल एंड यूनिटरी, उनका क्या है, एक मिला जुला रूप है, ना कि पूर्ण रूप से फेडरल है, ना ही पूर्ण रूप से यूनिटरी बायस है, ठीक है। तो उसके मैंने आपको सारे प्रोविजंस एक एक करके बताए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट की फॉर्म कैसी है, तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट की फॉर्म है पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म के क्या फीचर्स थे कल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट उसकी बात करेंगे हम। मैंने इसमें ये भी बताया था कि हमने ब्रिटिश से लिया था ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इसमें और हमारी फॉर्म जो है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, आप इसकी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी भी पढ़ा चुकी हूँ। और हमारे यहाँ पर जो जुडिशियरी है उसकी हम दो बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट है और एक इंटीग्रेटी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, क्यों है वो कल मैं आपको बता चुकी हूँ। देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट देखेंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिए हुए हैं, और आपका पार्ट उसमें आता है 4। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, नेक्स्ट फीचर से एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। क्या आता है, मौलिक कर्तव्य आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपका 51A से ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा, ये ओरिजिनली नहीं थी, ये हमारे यहाँ पर अमेंड होके आई थी। तो हम बात करते हैं कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो आप बताएंगे कौन सा हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कब आया था ये 42nd अमेंडमेंट, 1976 में आया था। और ये पार्ट नंबर कौन सा जोड़ा गया था आपका, तो ये 4A में जोड़ा गया था, ठीक है, 4A में। और आर्टिकल कौन सा था, ये आपका 51A था, ठीक है। इसमें भी क्या था, एक नया अमेंडमेंट और हुआ था, जिसमें 86 अमेंडमेंट 2002 में आया था ये, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 51A में एक अमेंडमेंट हुआ था और नया क्लॉज जोड़ा गया था के, ठीक है। के में क्या क्या जोड़ा गया था उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। और अब हमारी इसमें क्वेश्चन बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, तो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था, तो ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपका स्वर्ण सिंह कमेटी से आया था, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट जो हमें पढ़ना था वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, 51A में दिया हुआ है, 11 है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, स्वर्ण सिंह कमेटी से आया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका जो भारत है, यहाँ पर कैसे राज्य की स्थापना की गई है, क्या सेकुलर है या नहीं है। तो हम एक क्या है, यहाँ पर सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि जो स्टेट होगा ना, उसका अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, वो किसी को प्रमोट करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी और के उसमें क्या है, इंटरफेयर भी नहीं करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या दिया गया है कि आप किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, सेकुलर है, यानी कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी के लिए इक्वल है, समान है। तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर कोई रिकॉग्निशन नहीं देता है, कोई मान्यता यहाँ पर नहीं देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। देखिएगा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है। क्या है आपका, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर प्रोविजन है कि इंडिया में कोई भी सिटीजन है, अगर वो 18 ईयर्स से अबव है तो वो राइट टू वोट है उसके पास, ठीक है, वो यहाँ पर वोट दे सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि हमारे यहाँ पे शुरू से 18 ईयर्स थी या फिर कोई और भी एज थी, तो देखिएगा 18 नहीं थी, 18 उससे पहले क्या था, 21 ईयर्स था, क्या था, 21 ईयर्स था। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था
कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर आया था, ओके, जिसमें क्या किया गया था, आपका एज को 18 से 21, वो 21 से 18 कर दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। और क्या है यहाँ पर बात बोली गई है कि जो भारत में कोई भी सिटीजन है ना, उसके पास राइट टू वोट है, ठीक है। राइट टू वोट है, 18 ईयर्स ऑफ एज में हैज अ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ कोई भी किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, ठीक है, रेस, आपका सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एटसेट्रा, कोई सा भी हो सकता है। तो हर व्यक्ति जिसकी एज 18 से अबव हो चुकी है, 18 हो चुकी है, उसके पास अधिकार है, उसको कोई भी किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे इससे आगे का। ये मैं आपको कल भी कई बार बताया था कि हमारे यहाँ पर किस तरीके की सिटीजनशिप है, तो देखिएगा सिंगल सिटीजनशिप है। कल भी बताया था मैंने आपको, सिंगल सिटीजन यानी किसकी होती है, स्टेट की होती है या पूरे यूनियन यानी कि भारत की सिटीजनशिप होती है। नेक्स्ट प्रोविजन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है। क्या है आपका, इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है, स्वतंत्र निकाय। इंडिपेंडेंट का आप मतलब जानते ही हैं, यानी कि जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो अपना काम स्वयं करती हैं बिना किसी के इंटरफेरेंस से, ठीक है। तो ये बात देखेंगे आखिरकार कौन सी बॉडी है हमारे यहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है पीटी में, आर्टिकल 324, 324, ठीक है। पहला अब हम बात करेंगे किसका इलेक्शंस कराती है, इस पे भी क्वेश्चंस बनता है पीटी का, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इन पे भी बनता है। तो पार्लियामेंट हो, चाहे आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है, या फिर आपका इंडिया के प्रेसिडेंट का ऑफिस हो एंड उपराष्ट्रपति का हो, इन सब का अगर कोई चुनाव कराता है तो वो हमारा इलेक्शन कमीशन कराता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और दूसरी इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सी है, तो वो है हमारी कैग। क्या है कैग, कैग कहाँ पे दिया गया है, आप मुझे बताएंगे कैग का प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है। जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आप साथ के साथ आंसर करते चलें, ठीक है। तो वो दिया गया है आपका आर्टिकल 148 में, ठीक है। आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताया गया। कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। कैग क्या करती है आप सबको पता ही है, जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में तब इसको डिस्क्राइब करेंगे, बट एक छोटा सा ओवरव्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आर्टिकल 148 में आपको बताया, यह हमारा क्या करती है, ऑडिट अकाउंट्स का पूरा देखभाल करता है कैग, ठीक है। चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो आपका स्टेट हो, दोनों में जो भी रहेगा यहाँ पर अकाउंट्स के बारे में जो भी डिटेल्स या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैग के पास होती है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, ये पीटी का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है क्या, कि हमारा पब्लिक पर्स का गार्जियन किसको बोलते हैं, इस पर पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनता है। ये पीटी के मैं पॉइंट्स आपको एक तरीके से बता रही हूँ कि हाँ इस पे से क्वेश्चंस बनते हैं, नोट डाउन करते रहना साथ साथ में, ठीक है। कि गार्जियन और पब्लिक पर्स किसको बोलते हैं, जनता के पैसे का संरक्षक किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैग होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिएगा यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस हो चाहे आपका स्टेट पब्लिक सर्विस हो, दोनों ही कैसी है कमीशंस में, दोनों ही चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट का हो, वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। कोई सा भी संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे आपका राज्य लोक सेवा आयोग हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन की, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर कितने प्रकार की इमरजेंसी लगती है, संविधान में कितनी तरह की बता रखी है, तो ध्यान रखेंगे 3 तरह की है आपकी, ठीक है। 3 तरह की कौन कौन सी है, नेशनल है, स्टेट है और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। उनकी प्रोविजंस कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस आर्टिकल में कौन सी इमरजेंसी दी गई है, ठीक है। चलेगा इमरजेंसी प्रोविजन में सबसे पहले जो मेन इमरजेंसी है आपको पता ही है, नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352 बहुत बार पूछा जाता है और इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और आपको पता भी होना चाहिए कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो किन ग्राउंड्स पर लगती है, तो 3 ग्राउंड है। सबसे पहले वॉर, ठीक है, यानी कि युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, युद्ध, आक्रमण और क्या सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों ग्राउंड पर लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी, मैंने 3 तरह की बताई थी, तो सेकंड है आपकी कौन सी, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी को हम कौन सा वो बोलते हैं,
प्रेसिडेंशियल रूल बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रूल जो आपका कौन कौन से आर्टिकल में कवर होता है, तो 356 एंड 365, 365 में देखिएगा। 356 में क्या कहा गया उसको देखते हैं। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। देखिएगा क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी कब लगती है, जब आपका स्टेट में फेलियर हो जाता है कौन सा रूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन विफल हो जाता है, यानी कि संविधान तंत्र विफल हो जाता है, तो वहां पर हमारी क्या लग जाती है, स्टेट इमरजेंसी लगती है 356 में, ठीक है। लेकिन 365 में क्या होता है, जब हमारे सेंटर जो कोई डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसमें वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी है और वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो तब उसमें 365 आपका अप्लाई होता है। इन दोनों सेक्शन को एक साथ में रिलेट करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। इमरजेंसी दो तरह की मैंने बता दी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। उनके आर्टिकल आप याद रखेंगे, किस ग्राउंड पर लगते हैं, किस वजह से लगते हैं, एक ब्रीफ में हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ले रहे हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका 360, ठीक है, ध्यान रखिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में आती है। क्या कब लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो देखिएगा जब हमारा क्या हो जाता है, थ्रेट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या होता है, थ्रेट होती है किस चीज को लेकर के, स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया को लेकर के। अगर कोई थ्रेट होती है तो वहां पर हमारी, अगर फाइनेंशियल थ्रेट अगर कोई आ रही है तो क्या होगा, वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। और जो हम बात करते हैं इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, ये इसी का पॉइंट है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास सारी पावर आ जाती है। मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में भी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या हो जाती है, इसलिए वो यूनिटरी फीचर्स में आ जाता है वहां पर इमरजेंसी के टाइम में, कल पढ़ाया था मैंने ये, ठीक है। बिकम्स ऑल पावर्स, ठीक है, पावरफुल, सारी पावर उन्हीं के पास आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये पॉइंट है नेक्स्ट आपका, हमारे यहाँ पर क्या है, 3 टायर सिस्टम सरकार का। देखिएगा ओरिजिनली नहीं था, ओरिजिनली ड्यूअल पॉलिटी थी। सिर्फ कौन सी थी, तो ओरिजिनली ड्यूअल मतलब दोहरा शासन ही था। कौन सा, किस तरीके का, एक सिर्फ सेंटर में रूल अप्लाई होता था और एक स्टेट में होता था। रूलर के लिए कोई स्पेशल रूल वहां पर नहीं बनाया हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिरकार बाद में क्या ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो देखिएगा नेक्स्ट 2 अमेंडमेंट होते हैं आपका, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं आपका, एक 3 टायर सिस्टम जो है ना गवर्नमेंट का, वो ऐड हो जाता है, ठीक है। 3 टायर सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, यानी कि रूरल यानी कि लोकल वे, एक गवर्नमेंट को ऐड किया गया है। तो कैसे कैसे ऐड किया गया है, कौन सी आपका पार्ट जुड़ा है, कौन सी शेड्यूल जुड़ी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा 73rd अमेंडमेंट होता है जब आपका, तो 73rd अमेंडमेंट में रिकॉग्निशन मिलती है सबसे पहले पंचायत, ठीक है, किसको, पंचायत, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत कहाँ पर है आपको बता सकते हैं, आर्टिकल 14, ठीक है। तो पंचायत हो गई यहाँ पर रूरल लोकल गवर्नमेंट का, एंड उसमें ऐड हुआ था कौन सा पार्ट, तो पार्ट आपका 9 हुआ था। और शेड्यूल कौन सी हुई थी, आप इनको रिवाइज करते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। शेड्यूल आपकी 11 हुई थी, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि 11 में कितने आइटम्स दिए हुए हैं 11 शेड्यूल में और 12 में, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बना हुआ है, ठीक है। तो 74th अमेंडमेंट से रिकॉग्निशन मिली म्यूनिसिपैलिटीज को, किसको मिली, म्यूनिसिपैलिटीज को मिली, ठीक है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट में था। पंचायत और अर्बन में क्या क्या रूल अप्लाई हुआ, म्यूनिसिपैलिटी का अप्लाई हुआ, ठीक है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और एक नया पार्ट जोड़ा और एक नई शेड्यूल जोड़ी, जो पार्ट का नाम है आपका 9A एंड आपका शेड्यूल है उसमें 12, ठीक है। तो ये प्रोविजन हमने यहाँ पे देखे जो इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स हैं। तो देखिएगा कल भी हमने पढ़ा था और आज भी हमने पढ़ा, आज मैंने आपको सारे फीचर्स मेन आपको कवर करा दिए हैं, ठीक है। अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आप साथ के साथ इसके आंसर्स भी करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। कल मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, अगर किसी ने भी लेक्चर देखा होगा तो उनको पता होगा। तो इनमें से आप बता सकते हैं मुझे कि जो 4 ऑप्शन है कौन है यहाँ पर जिसको सुप्रीम बनाया गया है, जी बता सकते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या आंसर होगा,
सुप्रीम मैंने कल भी बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, क्या यहाँ पे सिर्फ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, पूर्ण रूप से रिजिड है क्या, या फिर फ्लेक्सिबल है? नहीं, ना रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, बट वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ बोथ, वो दोनों का सिंथेसिस है, ठीक है, यानी कि मिला हुआ है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिएगा, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, प्रॉपर आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि इसने किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, ऑस्टिन ने बोला था, ठीक है, ऑस्टिन ने बोला था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कि दे आर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, टू इंश्योर द इंडिपेंडेंसी ऑफ, किसकी इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं? मैंने दो बात बताई थी, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंसी के बारे में बताया था ना आपको। तो यहाँ पर हम इंडिपेंडेंसी किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी इंडिपेंडेंसी? तो जुडिशरी की, ठीक है, किसकी? जुडिशरी की। नेक्स्ट बात करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पर वो कौन है? यहाँ पर आंसर तो आपका यूएसए, ठीक है। तो ये हमने जो पढ़ा, कल मैंने आपको पूरा पढ़ाए थे, कुछ फीचर्स कुछ आज पढ़ाए, ओके। एंड आपके जो मेन प्रोविजंस थे साइलेंट फीचर्स के वो मैंने आपको पढ़ा दिए, आप इनको दोनों वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और उसके जो मेन क्वेश्चंस थे वो भी कराए, एंड आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच।